केप टाउन दुनिया का पहला है, अंतिम नहीं, पहला शहर है जहाँ पानी खत्म हो। कोई भी नदी जो शहर के नज़दीक निकलती है, भारत के किसी भी शहर के नज़दीक, उस नदी का पानी पीने लायक नहीं है। कितनी न्यूज़ सर हमने ऐसी भी देखी है कि किसान को उसके लागत के अनुसार नहीं पैसा मिला, इसलिए अपनी सारी फसल जो थी वो जला दी, पानी में बहा दी। कानपुर की पंडू नदी खत्म हो गई है, ग्वालियर की स्वर्णरेखा खत्म हो गई है, बम्बई की मीठी नदी खत्म हो गई है। ये खत्म नहीं हो गई, ये शुरुआत है। वजह ये भी है कि किसान जो खेती करता है अन्न की, वो उसको उतना मूल्य नहीं मिल पाता। मैं उस बुंदेलखंड से आता हूँ जहाँ कभी दिल्ली से मालगाड़ी में पानी जाने की राजनीति होती थी। एम.कॉम, बी.कॉम, LLB, LLM, M.Tech, B.Tech और MSc, BSc, AG लड़के खेती करने लगे। नौजवान, जब नौजवान खेती कर रहा है। सर गांव में इतनी सारी समस्या होती है, इतनी सारी परेशानी होती है, लेकिन आपने एक जल के ही मुद्दे को क्यों पकड़ा? वो दिन दूर नहीं है जब एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल की तरह पानी मिलेगा और गैस का सिलेंडर बांध के चलना पड़ेगा, राशन कार्ड बनेगा, हजारों प्रकार के ब्रांड बिक रहे हैं। क्या उस पर ये पानी बिकना अच्छी चीज़ है? क्या पानी बेचकर तू पानीदार बन सकता है? समाज नहीं बन सकता है। दोस्तों, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। आज हमारे साथ हैं उमा शंकर पांडे जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जल बचाने में समर्पित कर दिया, जिन्होंने एक छोटे से संघर्ष को एक बड़े आंदोलन में बदल दिया और एक गांव से लेकर उस आंदोलन को पूरे भारत तक पहुंचाया। और उनके इस असाधारण योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो मैं स्वागत करता हूं श्री उमा शंकर पांडे जी का। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया हूँ और वरुण देवता की कृपा से आप सब भी स्वस्थ होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, और स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल सर। और वैसे भी आप तो संघर्ष ही ऐसा कर रहे हैं जल के ऊपर, तो जल है तो कल है। जी जी बिल्कुल। सर, गांव में इतनी सारी समस्या होती हैं, इतनी सारी परेशानी होती हैं, लेकिन आपने एक जल के ही मुद्दे को क्यों पकड़ा? देखिए, जब मैं माँ के गर्भ में था तो पानी में था, बाहर आया तो पानी से नहवाया गया, जब चिता पे रखा जाऊंगा तो पानी की परिक्रमा होगी, राख बनेगी तो पानी में डाली जाएगी। आँख का पानी खत्म हो जाएगा तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, दिमाग का पानी खत्म होता है व्यक्ति पागल हो जाता है, और जब शरीर में पानी कम होता है तो दवाइयों के साथ पानी ही चढ़ाया जाता है। एक तो ये बात है। दूसरा, दुनिया में जल का संकट है। केप टाउन दुनिया का पहला है, अंतिम नहीं, पहला शहर है जहाँ पानी खत्म हो गया है। केप टाउन साउथ अफ्रीका में। और बेंगलोर में पानी का हाहाकार मचा, चेन्नई में हाहाकार मचा, दिल्ली में खुद में पानी नहीं है, दूसरे राज्यों से पानी ले रही है। एक तो ये बड़ी समस्या सामने आ रही है। पहला युद्ध हुआ वो भोजन को हुआ, दूसरा युद्ध हुआ वो तेल के लिए हुआ, तीसरा होगा वो पानी के लिए होगा। लेकिन भारत गंगा और यमुना का देश है, ना हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं गाँव का हूँ, मैंने नदी में पानी देखा था बचपन में, 60 बरस पहले तालाब में पानी देखा था, कुएं में नहाया है, कुएं का पानी पिया है। लेकिन आज मेरी जो आने वाली पीढ़ी है वो नल की टोटी में पानी देख रही है। और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है नल कब चला जाए, नल बिजली के सहारे है तो पता नहीं बिजली कब चली जाए, ऐसे समय चली जाती है जो हम बता नहीं सकते हैं कि पानी की ज़रूरत उस समय नहाने में थी या करने में थी। तो ऐसे में पानी का महत्व है। और एक बात और भी है कि भारत के 6,05,000 गांव हैं, 2,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, 1,000 से अधिक बड़े शहर हैं और 50 बहुत बड़े शहर हैं। अब प्रश्न उठता है कि भारत की कोई भी नदी जो शहर के नज़दीक निकलती है, भारत के किसी भी शहर के नज़दीक, उस नदी का पानी पीने लायक नहीं है क्योंकि प्रदूषित हो गया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की साहिबी नदी खत्म हो गई है। बिल्कुल, ज़्यादातर सारा वेस्ट ही क्योंकि नदियों में जा रहा है। कानपुर की पंडू नदी खत्म हो गई है, ग्वालियर की स्वर्णरेखा खत्म हो गई है, बम्बई की मीठी नदी खत्म हो गई है। ये खत्म नहीं हो गई, ये शुरुआत है। कितनी खत्म होगी ये अंदाज नहीं लगाया जा सकता, एक बात है। दूसरा, मैं निवेदन करूं कि मैं किसान का बेटा हूं,
तो खेती में पानी सबसे ज़्यादा लगता है। और किसान अपने लिए पानी नहीं लेता, समाज के 140 करोड़ व्यक्ति को भोजन देना है, उसको आने वाले पीढ़ी को भी इंतजाम करना है। ऐसे में पानी आवश्यक है और मैंने बगैर सरकार की सहायता के, समुदाय के आधार पर जो पुरखों के जल जोड़ने के बेजोड़ तरीके थे उनको आत्मसात किया और भारत की जो वाटर इंजीनियरिंग थी, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक थी, उसके आधार पर मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। मेरा प्रयास यद्यपि समुद्र में एक बूंद के बराबर है, लेकिन मैंने अंधेरा अंधेरा कहने की बजाय एक छोटा दीपक लिया मिट्टी का, किसान का कपास लिया, किसान से सरसों का तेल लिया और अंधेरे में दीपक जलाने की कोशिश की। बिल्कुल, जिसमें आप अच्छा खासा सफल भी हुए। हाँ, ये तो मैं खुद नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं उस बुंदेलखंड से आता हूँ जहाँ कभी दिल्ली से मालगाड़ी में पानी जाने की राजनीति होती थी। बांदा से चित्रकूट आज से करीब 15 वर्ष पहले रोज सवारी ट्रेन में या डिब्बों के माध्यम से मानिकपुर और शंकरगढ़ पानी जाता था। आज मुझे प्रसन्नता के साथ कह रहा हूं, किसानों के सहयोग से, उन लोगों के सहयोग से जिन्होंने वर्षा की बूंदों को अपने खेत में रोका है और खेत की मिट्टी खेत में रोकी है, घर का पानी घर में रोका, गांव का पानी तालाब में रोका है। उनके कारण राजापुर जैसी जगह में जहां कभी बासमती धान नहीं होता था, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 700 करोड़ का धान खरीदा है। 700 करोड़ का? यूपी सरकार ने। जहां पर पहले पानी नहीं होता था और धान के लिए तो पानी चाहिए होता है। धान के लिए पानी, इसका मतलब पानी आ गया है। इसका मतलब पानी भरपूर मात्रा में आ गया। पानी भरपूर मात्रा में। और वो बासमती धान बुंदेलखंड में 2008 के पहले 1 किलो भी नहीं होता था, 11-21 का। हम 2009 में 11-21 बासमती धान लेके गए थे अपने गांव जखनी में। कुछ किसानों के सहयोग से पहले 10 किसानों ने शुरू किया, फिर 100 किसानों ने किया, और आज बुंदेलखंड में जखनी गांव से निकला बासमती का बीज, खासकर 11-21 की वैरायटी और 17-18 की वैरायटी, पूरे बुंदेलखंड के इलाकों से 30 लाख कुंटल बासमती धान दिल्ली में आता है, नरेला मंडियों में आ रहा है। एक बात यह है। बांदा में तो मेरे गांव के आसपास के 10 गांव में मिला लिया तो 20,000 कुंटल बासमती धान पैदा होता है। और जो गांव में, अगर मैं कहूँ 500 बीघे गांव में खेती होती थी, अगर रकबा उसका 2,500 बीघे का रकबा था, तो आज वहां पर 2,000 बीघे जमीन में किसान खेती करने लगा है। 2,000 बीघे में, मुझे लगता है और ज़्यादा 2,200 में हुआ। जमीन बची नहीं है, लोग 2 फसलें ले रहे हैं, कहीं कहीं तो 3 फसलें ले रहे हैं, मूंग पैदा कर रहे हैं, प्याज पैदा कर रहे हैं, सब्जियां पैदा कर रहे हैं। उनकी मेहनत है, उसमें कोई किसी का योगदान नहीं है कि किसानों को पानी मिला भरपूर मात्रा में। जब किसान के सामने 2 ही मांगे हैं, उसकी उपज का मूल्य मिले और समय से बिजली और पानी मिले, बच्चों को शिक्षा मिले। वो ये सरकार से, समाज से ऐसा उसकी अपेक्षा है और सरकार को इस दिशा में प्रयास भी करने चाहिए। मैं ये कह सकता हूं कि बुंदेलखंड में लोग हल्ला मचाते थे। अब वो क्यों मचाते थे वो उनका विषय है। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मुझे राजनीति नहीं करनी है, लेकिन बुंदेलखंड भूखा है, प्यासा है, पलायन है, ये चर्चा होती रहती थी। 2002 से 2013 के बीच, जब तक पानी का सूखा का काल बुंदेलखंड का बड़ा माना जाता है, तो उस दौरान बुंदेलखंड के यूपी और एमपी के दोनों को मिला लिया जाए तो किन्हीं कारणों बस 15 से 20 व्यक्ति आत्महत्या करते थे। उनमें से मुझे लगता है कि आधे किसान होते थे। आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों से मेरी जानकारी में, हो सकता है कि मेरी जानकारी गलत हो, कोई भी आत्महत्या करने का केस किसानों का नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं एकाध दुख का बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है स्थिति परिस्थिति कुछ हो। मैं नहीं कहता कि 100% सफल हो गए हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि कुछ तो सफल हुए हम। और उसी बुंदेलखंड में जहां हम राशन कार्ड से गेहूं लेते थे, उसी बुंदेलखंड के बांदा मंडल ने उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वाधिक गेहूं बेचा। दूसरे नंबर वही बुंदेलखंड का झांसी रहा। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा का ई मंडल बांदा है, जिसने 47,000 मेट्रिक टन उत्तर प्रदेश सरकार को गेहूं दिया।
झांसी मंडल में जालौन, झांसी, ललितपुर 3 मंडल 37,000 मेट्रिक टन गेहूं दिया। अर्थात कुल खरीद पिछले 24 सत्र में 2,04,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, जिसमें 72,000 मेट्रिक टन बुंदेलखंड ने दिया। वो रिकॉर्ड में है। मैं जो कुछ कहूंगा वो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। अगर सरकार का रिकॉर्ड सही है, सरकार ने किसानों के खाते में पैसे भेजे हैं तो सही होगा। ठीक है। और वो भी यूपी सरकार इस समय की। ठीक है। तो वहां तो आप संभावनाएं नहीं निकाल सकते ना कि किसानों के खाते, और किसानों को ऐसे पैसा तो नहीं दे देगा। जब खरीदा बेचा होगा तब दिया होगा। वो तो किसान को ठीक मूल है? तभी मिलेगा और मुझे जब ये वो अनाज- पूरा है कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड से 10,000 करोड़ का गेहूं खरीदा है किसानों से। तो ये जो उपलब्धि है, दूध बढ़ रहा है, प्याज हो रही है, पलायन, एमकॉम, बीकॉम, एलएलबी, एलएलएम, एमटेक, बीटेक और एमएससी, बीएससी, एजी लड़के खेती करने लगे। नौजवान, जब नौजवान खेती कर रहा है तो बुंदेलखंड की तस्वीर बदल रही है। एक जमाने में बुंदेलखंड में 10% लोग गांव में थे, गांव के ताले लगे थे। आज आप बुंदेलखंड के किसी गांव में चले जाइए, किसानों ने अपनी मेहनत से किया। आज आप बुंदेलखंड के किसी गांव में चले जाइए, आपको 60% व्यक्ति गांव में मिलेगा। और खेती में बुंदेलखंड में तो 7% लोग लगभग खेती कर ही रहे हैं। देश के अन्य भागों में तो खेती कम हुई, लेकिन बुंदेलखंड में खेती अभी भी 60% लोग किसान खेती करते हैं, खेती कर रहे हैं। बिल्कुल। और अब भी वहां बुंदेलखंड के तालाब और कुआं के जिंदा है। मैं ज्यादा तो नहीं जिंदा है, मैं कह रहा हूं 10% जिंदा है, पर अन्य भागों में 2% भी नहीं है। बिल्कुल। हालत खराब है। मैं नहीं कह रहा कि हालत बहुत, तालाबों कुओं की बहुत सुधार हुआ है, क्योंकि पानी बचाना सरकार का काम नहीं है, ये समाज का काम था। बुंदेलखंड में सुख में तालाब बनते थे, दुख में तालाब बनते थे, उत्सव में तालाब बनते थे, दंड में तालाब बनते थे। और हम तो ये कह सकते हैं कि जो वाटर कंजर्वेशन का जो सवाल है, तो बुंदेलखंड तो देश को दिशा दे रहा है। बिल्कुल। बुंदेलखंड में पानी की कमी नहीं थी। कुछ लोगों ने जो बुंदेलखंड को भूखा प्यासा सूखा कहा है, वो मैं नहीं जानता कि उनकी क्या मनसा थी, क्यों कहा है, लेकिन हर बुंदेलखंड के हर 10 किलोमीटर में किला था। आज से 100-150 साल पहले। और धीरे धीरे वो किले खत्म हुए। तो किले कोई गरीब क्षेत्र में तो नहीं होते, मेरा तो मानना यह है। और बुंदेलखंड में 35 नदियां हैं, छोटी बड़ी मिला लिया जाए। बड़ी नदी यमुना बुंदेलखंड में है, चंबल है, बेतवा है, बागे है, नर्मदा है, कुंवारी है, पचनदा है, केन है, पैशुनी है, मंदाकिनी है। ये जो नदियां हैं बुंदेलखंड में, ये उर्मिल है, ये नदियां आज भी जिंदा हैं और चल रही हैं। अन्य भागों में आपको इतनी नदियां नहीं मिलेंगी। बुंदेलखंड में आज भी गांव में चले जाइए तो यूपी एमपी के बुंदेलखंड में 5,000 तालाब अभी जिंदा है, और वो हजारों 1 बीघे के तालाब हैं। चरखारी आप चले जाएं, महोबा के पास जाएं तो वहाँ महोबा कृतुआ ताल बड़ा तालाब है। बांदा चले जाएं तो वहाँ बड़ा नवाब टैंक, वहाँ बड़ा तालाब है। तो ऐसे बहुत सारे तालाब हैं। छतरपुर चले जाइए, खजुराहो चले जाइए, तो आप ओरछा चले जाइए, तो आसपास कहीं जाइए तो वहाँ पानी का कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई बहुत ज़्यादा संकट हो। संकट होता है मन का। सरकार ने हजारों करोड़ रुपया खर्च करके जल, हर घर नल जल लगा दिया। अब वो पानी बह रहा है, तो सरकार तो टोटी लगाने नहीं आएगी। टोटी तो हम स्थानीय व्यक्ति, हमको लगानी चाहिए टोटी। तो ऐसे में टोटी लगाना, पानी रोकना, ये हमारा काम है। समाज ने जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी हमको कहा करते थे, कुएं की सफाई करो जाओ। तो जो भी गंदगी कुएं के आसपास होती थी हम साफ करते थे। जाओ तालाब में कितना कचरा पड़ा उठा के लाओ। तो हम 10-15 लड़के, गांव के हर समुदाय के वर्ग के लड़के अपना लेकर के बोरी और जाते थे और अपने अपनी जगह पर कचरा साफ करते थे। गांव की छोटी छोटी, हर गांव में छोटी रिवर होती थी, स्मॉल रिवर, जिसे नारे कहते थे हम। नाला नहीं, नारे। तो नारों के द्वारा नदियों में पानी पहुंचता था। और वो नारे जो है वो खेत से पर मिनट दुनिया भर, भारत भर के दुनिया भर में 20,000 टन मिट्टी बहती है। वो बहकर के मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी बह के गांव के नारों में चली गई। नारों में सिल्ट जमा हो गई, तो पानी रखने की जगह नहीं बची। और नदी का कोई अपना पानी नहीं होता। छोटी छोटी नदियां बन के बड़ी नदी बनती हैं। जंगलों से होकर के, दारों से होकर वो पानी जाता था। उनमें गांव की हर छोटी रिवर है, जो स्मॉल रिवर है, उसमें गांव की मिट्टी भरी हुई है। कुएं रिचार्ज नहीं हो पा रहे क्योंकि कुएं का इस्तेमाल नहीं कर रहे। कुछ तालाब गांव का बैंक था, वो भी रिचार्ज नहीं कर रहे। तो ऐसे में मैंने छोटी सी विधि लगाई थी, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। क्योंकि मैं अकेले में तालाब नहीं बना सकता, अकेले में कुआं नहीं खोद सकता, अकेले में नदी नहीं साफ कर सकता। लेकिन मैं अकेले क्या कर सकता हूं,
अकेले में अपने गांव में अपने खेत पर फावड़ा ले जा करके और डलिया ले करके मेड़ कर बना करके उसमें छोटा सा पेड़ लगा सकता हूँ। पेड़ और वृक्ष में अंतर है। पेड़ छोटा होता है, जैसे गेहूं का पेड़ है, चने का पेड़ है, और बरगद का वृक्ष है, पीपल का पेड़ है। इसको समझना होगा। हम कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। भारत में 35 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 35 प्रकार की। आप चेरापूंजी की अलग जलवायु है, हिमाचल की अलग जलवायु है, राजस्थान की अलग जलवायु है, बुंदेलखंड की अलग जलवायु है। कहीं सेव पैदा होता है, कहीं संतरा पैदा होता है, कहीं अखरोट पैदा होता है, कहीं बादाम पैदा होता है, कहीं गेहूं पैदा होता है, कहीं चावल पैदा होता है, कहीं कोयला पैदा होता है। सब जगह का अलग अलग जलवायु के अनुसार अलग अलग सब कुछ वहाँ पैदा होता है। कहीं नमक पैदा होता है, बरसता पानी से है। तो मेरे मन में था कि हमारा जो हसिया है वो हजारों सालों से एक जैसा है, फावड़ा हमारा एक जैसा ही है, खुरपी हमारी एक जैसी है, बांस की डलिया एक जैसी है, और हसिया में धार देना सिखाया नहीं जाता। फावड़े में सब परिवर्तन हो गया, लेकिन फावड़ा फावड़े जैसा है, हल हल जैसा ही है। हल आप बना लो, लोहे का बना दो, पहले लकड़ी का होता था, फिर आप उसको सोने का बना दो, चांदी का बना दो, हल तो हल ही जैसा रहेगा ना। और हल ही सभी समस्याओं का हल देता है। बलदाऊ ने हल उठाया था और जो, तो उसका मतलब सभी समस्याओं का हल था। तो मैंने सोचा कि खेत की मिट्टी खेत में रहनी चाहिए, खेत का पानी खेत में रहना चाहिए, और मेड़ के ऊपर नींबू लगाओ, करौंदा लगाओ, सहजन लगाओ, तुलसी लगाओ, और ना हो तो अरहर की दाल लगाओ, क्योंकि मिट्टी बंधी रहती है मेड़ पेड़ से, बह के नहीं जाती, मेड़ बंधी रहेगी। तो एक तो लाभ ये हो जाए, वो जो पत्ते गिरेंगे उससे जैविक खाद बनेगी। क्योंकि बड़ा संकट हो गया है रसायन वाली खेती से। उससे क्या हो गया है कि जहर खा रहे हैं, फल खा रहे हैं तो उनमें जहर है, अन्न खा रहे हैं तो उसमें जहर है, दूध पी रहे हैं तो उसमें जहर है, हवा ले रहे हैं तो उसमें जहर है। आजकल तो मिलावट भी सब जगह। मिलावट छोड़िए, खेती में हमारे जहर पहुंच गया है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 4 लाख करोड़ टन यूरिया आता है बाहर से, 3 लाख करोड़ टन डीएपी आता है, 1 लाख करोड़ टन पोटास आता है, 2 लाख करोड़ रुपया हमारा विदेश जाता है सब ये खाद लेने के लिए। अब आप समझिए 2 लाख करोड़ सिर्फ खाद के लिए सब्सिडी के रूप में बाहर विदेश जाता है। हम किसान को जो खाद लेता है, किसान सरकार की सब्सिडी पे लेता है, वो खाद एक्चुअल यूरिया और डीएपी का रेट बहुत अलग है। वो तो सब्सिडी के बाद हमको मिलती है। तो ऐसे, लेकिन किसान अपने लिए तो नहीं ले रहा, समाज को पेट भरना है उसके लिए ले रहा है। तो ऐसे में मेरा मानना था कि जो मिट्टी है वो मिट्टी नहीं बरसती और पानी बरसता है, तो उपजाऊ मिट्टी बह कर ना जाने पाए, उसको रोकना है। एक मेरा इसके पीछे लॉजिक कारण ये था। दूसरा ये था कि मेड़बंदी में किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी उपकरण की ज़रूरत नहीं है, कोई कंप्यूटर का ज्ञान नहीं चाहिए उसके लिए, कोई तकनीक विदेश से नहीं लानी कि भैया इसको स्कूल में जाना होगा तब मेड़बंदी सीखोगे। परंपरागत है, अपना फावड़ा उठाइए, अपनी डलिया लीजिए, अपने से खेत का सीमांकन करिए, आधा घंटे 1 घंटे व्यायाम करिए। और वो जो योग था हमारे पुरखों का, वो बड़ा भारी योग था। और एक नियम भी है कि अगर वर्षा की बूंद जहाँ गिरती है, अगर उससे 10 मीटर दूर रोका गया तो उसके रोकने का प्रयास अनाथकारी हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये मेड़बंदी का जो मंत्र था वो लेकर के मैं चला था। जैसे अभी सर बात चली थी हमारे किसान की आत्महत्या की, और अगर हम रेशो देखें तो लगभग 11 से 20% का रेशो आत्महत्या का चलता है किसान का, जो सिर्फ पानी वजह नहीं है। वजह ये भी है कि किसान जो खेती करता है अन्न की, वो उसको उतना मूल्य नहीं मिल पाता है। नहीं, देखिए आपने जो बात कही, किसान जो आत्महत्या करता है या किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होता है, उसके 3 कारण होते हैं। एक तो उसकी उपज का मूल्य ना मिलना, दूसरे उसके ऊपर कर्ज चढ़ना, प्राइवेट कर्ज चढ़ना, सेठ का कर्ज चढ़ना, तीसरा उसके परिवार के जो दायित्व हैं, बेटी की शादी करना, बेटे की शादी करना, पढ़ा लिखा दिया गया बेटा को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब व्यक्ति को एक कदम उठाना पड़ता है। लेकिन ये उठाना नहीं चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, और अब कम हुआ है, लोग में समझ आ गई है। तो ऐसे में मैं निवेदन करता हूँ कि ये जो कदम है वो नहीं उठाना चाहिए, और किसान को, सरकार को, समाज को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसान मजबूर ना होने पाए। कितनी न्यूज़ सर हमने ऐसी भी देखी है कि किसान को उसके लागत के अनुसार नहीं पैसा मिला, इसलिए अपनी सारी फसल जो थी वो जला दी, पानी में बहा दी। हाँ, देखो क्या होता है कि ये जो बाजार है, एक कहावत है कि मैं 1 किलो में बेचता हूँ,
ठीक है, और मैं 1 किलो बीज खेत में डालता हूँ तो 100 किलो पैदा करता हूँ, कभी कभी 1000 किलो पैदा करता हूँ। एक सरसों डालता हूँ 1000 सरसों पैदा करता हूँ। लेकिन वह इतना पैदा करने वाला गरीब है और 1-1 किलो खरीदने वाला व्यापारी वो अरबपति है। तो हम इस तंत्र को किसानों को समझना होगा। हमें व्यावसायिक खेती करनी होगी, हमको खेती का पैटर्न बदलना होगा। मसाले की खेती करनी होगी, जीरा पैदा करो, धनिया पैदा करो, फल पैदा करो, तो उन खेतों में उतना पैदा करिए जितना भोजन की ज़रूरत है। बाकी बाजार क्या मांगता है, टमाटर पैदा करेंगे तो टमाटर का मूल्य नहीं मिलेगा, लेकिन एक समय भिंडी पैदा करेंगे तो भिंडी का मूल्य होगा। दूध की खेती करें, दूध गौ पालन करेंगे, भैंस पालन करेंगे तो उससे लाभ हो सकता है। तो इसलिए किसान को भी अपने पैटर्न को बदलना होगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो विषय है, ये आज हम सब बात कर रहे हैं जल को, इस संबंध में कभी हम आपसे फिर विस्तार से समस्या और समाधान पर भी चर्चा करेंगे। एक तो विषय मैं आपसे ये निवेदन करूं। दूसरा मेरा मानना यह है कि 1 मिनट में 20 बच्चे पैदा होते हैं। हाँ जी। लगभग उनको 2000 लीटर पानी पर मिनट ताज़ा चाहिए। एक दिन में 28,80,000 लीटर ताज़ा पानी चाहिए। फिर उनमें से कुछ बच्चे अशुद्ध पानी पीने के कारण लगभग 1,500 से 2,000 बच्चे प्रदूषण के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, तमाम बीमारियों के कारण वो हमारे बीच नहीं बचते हैं। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि एक लोग कहते हैं कि परमात्मा के यहाँ व्यक्ति जाता है वो कुछ नहीं ले जाता। मैं कहता हूँ जब व्यक्ति परमात्मा के यहाँ जाता है तो अपने साथ 5 कुंटल लकड़ी ले जाता है। 5 कुंटल लकड़ी जलने के लिए। 5 मेरे बाबा ले गए, 5 दाई ले गई, 5 नाना ले गए, 5 नानी ले गई, 5 पिताजी ले गए, 5 माता ले गए, 5 मैं ले जाऊँगा, 5 मेरी पत्नी ले जाएंगे। हम 40 कुंटल लकड़ी अपने साथ ले गए जलाने, हमने एक पेड़ नहीं लगाया। बिल्कुल। तो मेरा मानना यह है कि हमें यह ध्यान रखना होगा कि जितनी लकड़ी मैं अपने साथ ले जाऊं कम से कम उससे दूनी तो छोड़ के जाऊं, उतनी छोड़ के जाऊं। तो इस उद्देश्य को लेके मेरा ये अभियान लोगों के बीच में रहता है। एक और मैं निवेदन करूंगा आपसे कि इस भारत में 28 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, वो केजी से पीजी तक। 1/3 जनरेशन स्कूलों में है, जिन्होंने नदी नहीं देखी, तालाब नहीं देखे, कुएं नहीं देखे और पुराने हमारे रहट नहीं देखे, वो क्या देखेंगे। अब वाटर म्यूजियम भी नहीं है हमारे यहाँ आजकल, तो सब खत्म ही हो गया है। सबसे पहले हमारे यहाँ जल विद्या थी। कृष्ण भगवान जल विद्या जानते थे, हनुमान जी जल विद्या जानते थे। आचार्य चाणक्य के समय सबसे पावरफुल मंत्री होता था वो जल मंत्री होता था। दुनिया के देशों की खोज जो हुई वो नाव में बैठ के हुई है, नाव से हमने दुनिया को खोजा है। तो ऐसे में हम बच्चों को 1212 विश्वविद्यालय लगभग भारत में हैं। IIT, IIM, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय में ना लिए जाएं। लगभग 45,000 से अधिक देश में डिग्री कॉलेज हैं जो विभिन्न प्रकार की पढ़ाई कराते हैं। 1 से लगा के 12वीं तक के 12 लाख से अधिक प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जल का कोई विश्वविद्यालय नहीं है, पूरे भारत में नहीं है। वाटर म्यूजियम नहीं है, वाटर लाइब्रेरी नहीं है। मैं बार बार लोगों से अपील करता हूं, सरकार से अपील करता हूं, 80 संस्थान, विश्वविद्यालय, IIT, IIM और क्या कहते हैं आपके ये जो रिसर्च सेंटर हैं, कृषि विज्ञान केंद्र भारत में हैं, लेकिन जल का नहीं है। जल का पहले होना चाहिए था, कृषि का बाद में होना चाहिए था। एक बात तो ये होनी चाहिए। दूसरा, एक बड़ी बात ये हो गई कि पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा बाजार है वो पानी का बाजार हो गया है। एक बोतल जो पानी की है वो 100 रुपये की बिकती है, 20 रुपये की बिकती है, 500 की बिकती है, 2,500 की है, 5,000 की है। इतना महंगा पानी जो पेट्रोल से महंगा है, घी से महंगा है, दूध से महंगा है, क्या गरीब पानी खरीद पाएगा? इनके नाम अजीब हैं, एल्कलाइन वाटर, विटामिन वाटर, मिनरल वाटर, ब्लैक वाटर। अरे पानी तो 1000 तरीके के पानी आते हैं। पानी आ गए, हजारों प्रकार के ब्रांड बिक रहे हैं। क्या उस पर ये पानी बिकना अच्छी चीज़ है क्या? क्या पानी बेचकर तू पानीदार बन सकता है? समाज नहीं बन सकता है। स्टेशन में वाटर ATM लग गए हैं। वो दिन दूर नहीं है जब एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल की तरह पानी मिलेगा और गैस का सिलेंडर बांध के चलना पड़ेगा, राशन कार्ड बनेगा। कैपटाउन दुनिया का पहला शहर है जहां पानी नहीं है, 10 लीटर पानी वहां मिलता है। आपको उसमें नहाना है, उसमें धोना है, उसी में जीवन चलाना है। ब्राज़ील के पास सबसे ज़्यादा पानी है, लेकिन आसपास के देशों पर पानी के कारण कब्जा किए हुए हैं। हम बार बार ये बात मैं कहता हूँ और कोशिश भी करता हूँ कि हम वर्षा की बूंदें जहाँ गिरे वहाँ रोकें। भारत की जो वाटर इंजीनियरिंग थी वो दुनिया में सबसे अच्छी थी। अंग्रेज आया, उसने पानी बेचना सिखाया। पानी बचाने की, पानी बनाने की 5 किताबें, 6 किताबें, पानी बेचने की 4.5 लाख किताबें पूरी दुनिया में।
ये डैम क्या करेगा? डैम बनता काहे के लिए? पानी बेचने के लिए, नहर के माध्यम से पानी आएगा। ये बोर क्या करेगा? पानी ले जाएगा। ये जो शहरों में घरों में पानी जा रहा है, पानी, इस पर बहुत सारी किताबें हैं, जल प्रबंधन पर बहुत किताबें हैं, वाटर इंजीनियरिंग पर बहुत किताबें हैं, लेकिन वाटर कंजर्वेशन इन ट्रेडिशनल, उस पर किताबें बहुत कम हैं। वो भी मुझे लगता है 4-5 किताबें हैं। मेघमाला एक किताब है, मेघदूत एक किताब है, जलमंगल नाम का ग्रंथ महाराज भोज ने लिखवाया था, एक किताब वो है, 12 मीर के कुछ श्लोक हैं, वेदों में कुछ पानी की बात कही गई है। लेकिन आज से 500 साल पहले पानी का संकट नहीं था। तब भी कबीर कहते हैं कि पानी केरा बुध बुध आसमान उसकी जात। रहीम कहते हैं रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए नोबरे मोती मानुष चून। तुलसी कहते हैं छित जल पावक गगन सवीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। पानी बचाने की बात कुरान हो, पुराण हो, बाइबल हो, गीता हो, सभी करते हैं। तो हम उन्होंने तो कहा है, लेकिन वो जो पढ़ने वाले फॉलोवर हैं उनको भी ये मानना चाहिए कि हम जल आंदोलन को जन आंदोलन कैसे बने, जल क्रांति जन क्रांति कैसे बने। हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि आप जीवन बीमा नहीं जल बीमा करो। हम आने वाली पीढ़ी को तालाब, क्या भरा हुआ तालाब सौंप सकते हैं? क्या भरा हुआ कुआं सौंप सकते हैं? नहीं सौंप रहे। और हम रोज जानते हैं, हम जानते हैं कि एक नींबू के बनने में 100 लीटर पानी लगता है, 1 किलो गेहूं बनने में 1000 लीटर पानी लगता है, 1 किलो चावल बनने में 2000 लीटर पानी लगता है। अच्छा है कि कुछ व्यापारिक उद्योग संगठन इस दिशा में अच्छी कोशिश कर रहे हैं। अभी भारत चावल निर्यातक संघ ने एक कुछ उपाय शुरू किए हैं, जिसके वो अध्यक्ष हैं आदरणीय प्रेम गर्ग जी। उन्होंने पानी कम लगे ऐसी बीज किसानों को मिले और वो गांव में जा करके, क्षेत्रों में, जिलों में जाके जहां धान की उपज पैदा हो रही है, वो इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। तो ऐसे जो अभियान चला रहे हैं, ऐसे अभियानों का हमको समर्थन करना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आम किसानों को कि भाई दिन में सिंचाई ना करो, रात में सिंचाई करो, ऐसी फसलें बो जिसमें कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल कम हो, प्राकृतिक खेती करो। हम और अधिक भाव पर आपके धान को लेंगे, चावल अच्छा और बढ़िया चावल होगा। तो ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। लेकिन सर, जैसे ये आप बता रहे हैं कि आप करते हैं, जैसे आपने इतना बड़ा आपने इस पे कदम उठाया, और कुछ प्राइवेट संस्थान है जो पानी बचाने के लिए अलग अलग कार्रवाई कर रहे हैं, ये सरकार का काम नहीं होना चाहिए? जैसे मोदी जी अलग अलग जगह पर पोस्टर लगा दे कि हर घर नल या हर घर जल, लेकिन हर घर जल तो पहुंच नहीं रहा। तो ये सरकार का कहीं ना कहीं काम नहीं है कि इस चीज़ में? देखिए क्या होता है, मोदी जी ने, हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने अपने सामाजिक सरोकारों में सबसे पहले पानी को रखा। अच्छा। चूंकि वो जहां उनका जिस राज्य में जन्म हुआ था, गुजरात में सबसे पानी का संकट था, और उन्होंने अमृत सरोवर योजना आज़ादी के 75 साल के महोत्सव में 75 तालाब पूरे हर देश के हर जिले में बनाए। पानी भरना समाज का काम था। सरकार क्या कर सकती है? तालाब खुदवा सकती है। पानी तो बरसात का गांव का आदमी भरेगा ना। समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। हाँ, कुछ मामले में सरकार को भी संवेदनशील होना चाहिए। जो लोग कब्जा किए हैं तालाबों पर, उनके कब्जे उठने चाहिए। जो बचे उनका बाउंड्री हो जानी चाहिए। पानी आने के रास्ते जो लोग कब्जा किए उनको हमको बेदखल करना चाहिए। ये तो है, लेकिन मैं एक बात से प्रसन्न हूं कि उन्होंने बाजार जो पानी का बढ़ रहा था, इसको रोकने के लिए, शुद्ध पानी देने के लिए हर घर जल नल योजना भेजी है, जिसमें लाखों व्यक्ति खत्म होता था। तो ये जो है, ये तो इसमें तो मैं कहूँगा कि भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, मध्य प्रदेश में, बिहार में, जो जहाँ बड़े बड़े राज्य हैं वहाँ पानी के लिए मेड़बंदी सहित परंपरागत तरीकों से पानी का काम हो रहा है। और मैं मानता हूँ कि जो पानी बचाने का विषय है, ये प्राथमिक स्तर से पाठ्यक्रम में होना चाहिए। बच्चे को प्राथमिक UKG से पानी बचाने का सिखाना चाहिए। NCERT को भी इससे कुछ ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करने चाहिए जो कक्षा 1 से 5 तक का, 5 से 8 तक का, 5 से 8 से 12 तक का है, 12 से ऊपर वाली शिक्षा में है। ये हमको नियमित पानी पढ़ाना पड़ेगा।